सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 जुलाई को। तो हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, इसी कारण से। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में है अनिकेत सुनील तलाटी। किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की। और इसके संस्थापक थे गोपाल दास पी कपाड़िया। वैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और हमने 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाया। तो 1 जुलाई को ये आपके 3 डे मनाए हमने, इनको ध्यान रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत का कौन सा बैंक ये दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया। तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो यहाँ पे दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल बैंक की बात हो रही है। तो इसमें पहले स्थान पे तो है अमेरिका का JP मॉर्गन और इसमें चौथे स्थान पे भारतीय बैंक है HDFC बैंक। एक्चुअली कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो HDFC लिमिटेड है उसका HDFC बैंक में मर्जर हो रहा है और अभी ये विलय हो चुका है और इसी के साथ ये मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। और आप इसे यूं भी कह सकते हो कि मार्केट कैप के लिहाजा से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और ये जो HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ है, आपको बता दूं ये देश की पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी जिसका विलय हुआ, जिसका मर्जर हुआ HDFC बैंक में। तो अब सिंपल सा याद रखना है कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल बैंक कौन सी है? JP मॉर्गन है। और इसमें चौथे स्थान पर भारत का बैंक है जो कि है HDFC बैंक। देखो HDFC बैंक की बात करें तो स्थापना होती है इसकी 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और मैनेजिंग डायरेक्टर है शशिधर जगदीशन। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और आप जानते हो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक आपका यही है HDFC बैंक। और बताओ भी किस बैंक ने विशेष नाम से एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की थी। तो आंसर होगा HDFC बैंक। और UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है शशिधर जगदीशन, अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला था इनको। और अभी HDFC बैंक ने ग्राहकों के लिए विजिल आंटी सुविधा भी शुरू की थी। बाकी आप जानते हो अभी यस बैंक की नई टैगलाइन क्या हो गई है? लाइफ को बनाओ रिच। और अभी आपने पढ़ा था रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI भुगतान की अनुमति देने वाला पहला सरकारी बैंक बन गया है कैनरा बैंक। और SBI ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया था। ये पॉइंट्स अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, आपको याद होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान को ये शुरू किया। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वन टैप वन ट्री योजना को शुरू किया है। तो क्या होगा इस योजना में या इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो ट्री मतलब तो आप समझ गए होंगे, पेड़ लगाना होगा। और टैप मतलब तो घरों में जो नल से पानी आता है उसे हम क्या कहते हैं? टैप वाटर। तो यही इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी को उपलब्ध करवाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके हरित आवरण बढ़ाया जाए। ये है वन टैप वन ट्री अभियान जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अच्छा, इसी तरह से कुछ और योजनाएं भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, वन फैमिली वन आइडेंटिटी योजना। अब ये हो गया वन टैप वन ट्री योजना। मतलब इसी फॉर्मेट में ये 1 to 1 वाले फॉर्मेट में ये ज़्यादातर योजनाएं लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। आपको बताया अभी G20 की अध्यक्षता भारत के पास है और इसकी थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम तो है ही सही, उसको अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वैसे बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। तो इसकी कैपिटल लखनऊ है और गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई लखनऊ में। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र बनेगा लखनऊ में। और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ
और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ का राज्य पक्षी सारस है, पशु है बारहसिंगा जो कि मध्य प्रदेश का भी है, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश का और फल है आम। यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है? नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। उसी तरह से देश का तो 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना है तराई एलिफेंट रिजर्व। आप जानते हो अभी उत्तर प्रदेश ने ऑपरेशन कन्वेक्शन भी शुरू किया था। और पूछा जाए कि कौन सा राज्य अभी सितंबर 2023 में देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है और बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एल्डर लाइन सेवा को शुरू किया है। और भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना ये कहाँ पे शुरू होगी? उत्तर प्रदेश में। और बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में। अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसका मैस्कॉट जीतू था जो कि बारहसिंगा को रिप्रेजेंट करता है। और बताओ इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे है, कौन सी दूसरे स्थान पे है? आप जानते हो हर घर में आरओ का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव यह है भरतौल। और वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में कौन सी सेवा शुरू हुई? क्रूज सेवा, और उस क्रूज का नाम है गंगा विलास। और ये दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा है और इस क्रूज का नाम ही है गंगा विलास। बाकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ये बनी वाराणसी। और रोपवे सेवाओं को सार्वजनिक रूप से उपयोग करने वाला पहला शहर बना है वाराणसी। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखें, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ये कहाँ पे खोजा गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है। और इस प्राकृतिक आर्क की उत्पत्ति लगभग 184 मिलियन वर्ष पूर्व जुरासिक युग के दौरान हुई थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस आर्क के लिए जियो हेरिटेज टैग का प्रस्ताव रखा है, जिसका लक्ष्य है इसे भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क बनाना। इसकी आधार लंबाई 30 मीटर है और ऊंचाई है 12 मीटर। देखो पहले बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना होती है 1851 में। हेडक्वार्टर कोलकाता में है और अभी आपको याद होगा इसके नए अध्यक्ष बने थे कौन? जनार्दन प्रसाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहाँ पे बनेगा, तो इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या होगा? बाकी बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। और आपको याद दिला दूं कि लिंगराज मंदिर ये आपको भुवनेश्वर में ही मिलेगा, जिसे बनाया था सोम राजवंश ने। और भुवनेश्वर में आपको कलिंगा स्टेडियम मिलेगा। आपको याद होगा अभी इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का आयोजन ये भुवनेश्वर में हुआ था, जिसको जीता है भारत ने। और भारत की पहली चेस एकेडमी ये खोली जाएगी भुवनेश्वर में। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन हुआ भुवनेश्वर में। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है और गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ पे आपको भितरकनिका नेशनल पार्क मिल जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क मिल जाएगा, इंद्रावती बांध यहाँ पर है इंद्रावती नदी पे, और हीराकुड डैम यहाँ पर है, महानदी पर है, ये सबसे लंबा डैम है। और आप जानते हो अब्दुल कलाम द्वीप यहाँ पर है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। और भारत का नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज ये उड़िया है। यहाँ का क्लासिकल डांस है ओडिसी नृत्य। और यहाँ पे आपको कोणार्क सूर्य मंदिर मिलेगा, जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल कहते हैं। और वाइट पैगोडा किसे कहते हैं? जगन्नाथ मंदिर को। और जगन्नाथपुरी टेम्पल ये कब बना था? 1161 में गंग वंश ने इसको बनाया था। अभी आपको याद होगा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये यहीं पे हुए थे उड़ीसा में। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, वहीं पे हुए थे। इसको जर्मनी ने जीता बेल्जियम को रख के। ये इसका 15वां संस्करण था। अभी उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबादा योजना को शुरू किया। और अभी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की हमने चर्चा की थी, जिसमें टॉप पे मध्य प्रदेश था, लेकिन जिला श्रेणी में उड़ीसा का गंजम जिला टॉप पे था। और उड़ीसा में आपको कपिलेश्वर मंदिर मिलेगा, ये भुवनेश्वर में मिलेगा।
और अभी इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। अभी उड़ीसा ने मो घर योजना, मो बस योजना, मो परिवार योजना और मो जीवन योजना को शुरू किया। मतलब किसी भी योजना के आगे अगर मो लगा हो तो उसका संबंध उड़ीसा से होगा, ये याद रखना। और आपको याद होगा टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया था, एक तो उड़ीसा का मयूरभंज और एक लद्दाख को। और उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। और ये जो गंधमर्दन पहाड़ियाँ हैं ना, इन्हें आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। और ये भी ध्यान रखो, ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इसी को मिला था 1981 में। और इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। कौन सी डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तुषार मेहता को। तो अभी तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है। अच्छा, वैसे हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमणि। और नितिन अग्रवाल ये भी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। लेकिन याद रखना, एक अमित अग्रवाल नाम भी आपने सुना होगा, ये यूआईडीएआई के डायरेक्टर जनरल बने। और इसी तरह से प्रवीण सूद की बात करेंगे तो ये सीबीआई के डायरेक्टर बने। लेकिन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पूछेंगे तो ये भी चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने, यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो ये मिलते जुलते नाम जो भी थे वो भी मैंने आपको बता दिए इस प्रश्न में, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 में कौन विजेता रहा? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, अभी इन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। ये जेवलिन थ्रोवर हैं, भाला फेंकते हैं। और अभी आपने पढ़ा था कुछ समय पहले, विश्व जेवलियन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर आ गए नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता था। और ये एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड भी था, इसलिए इनका काफ़ी नाम हुआ। किस दिन इन्होंने भाला फेंक करके गोल्ड जीता था? तो 7 अगस्त 2021 को। इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर जीता था। 2022 में इनको पद्मश्री भी दिया गया, जबकि 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था। और आपको याद हो तो इनके ऊपर एक बुक आई थी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। क्या आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है उस बुक को किसने लिखा था? तो आंसर होगा नवदीप सिंह गिल ने। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एमसी मैरी कॉम को। तो महिला मुक्केबाजी में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मणिपुर की बॉक्सर हैं। अच्छा, इनके अलावा ऑस्कर के लिए नामित फिल्म एलिजाबेथ द गोल्डन एज के डायरेक्टर हैं शेखर कपूर। इनको दोनों देशों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन में ये नाम देख रहे हो आप, राजेंद्र सिंह भट्ट। अभी हमने पढ़ा था जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनके द्वारा इनको पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जून को। तो हर साल 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये इसकी 134वीं वर्षगांठ है या 134वां संस्करण है। और थीम क्या है? ग्रह के लिए संसद, पार्लियामेंट फॉर द प्लेनेट। अच्छा, आपको बताएं, अभी हमारा नया संसद भवन बना है जिसका उद्घाटन किया था अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 28 मई को, जिस दिन किसकी जयंती होती है? वीर सावरकर की। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं बिल्कुल शॉर्ट में। तो इसका निर्माण किसने करा? टाटा कंपनी ने। और इसके वास्तुकार हैं गुजरात के बिमल पटेल। और इस संसद भवन को सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है।
इसका आकार त्रिकोणीय है यानी कि ट्रायंगुलर है। और इसकी क्षमता की बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें, 888, और राज्यसभा की है 384 सीटें। और लोकसभा चैम्बर इसे राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाया गया, जबकि राज्यसभा को कमल के आकार का। और संगोल यहाँ पे स्थापित किया गया जिसकी ऊंचाई है 5 फीट, और इसके शीर्ष पर नंदी प्रतिमा है जिसका अर्थ होता है न्याय। ये जो संगोल है ये एक तमिल शब्द है। अच्छा, आप मुझे बताओ, जापान की संसद को क्या कहते हैं और रशिया की संसद को क्या कहते हैं? यहाँ पे ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर दो आप कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी ने गैलेक्टिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया है? तो आंसर होगा वर्जिन गैलेक्टिक। तो रिचर्ड ब्रैंसन नाम के उद्यमी की कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, और इस कंपनी की स्थापना 2004 में हुई थी। और आप देख सकते हो करीब 19 साल के बाद कंपनी की पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट ने सफल उड़ान भरी है, और इसी का नाम है गैलेक्टिक 01। मतलब इंसानों को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी खास बात क्या है, इसमें इस स्पेसशिप को रॉकेट से नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट से स्पेस में ले जाया गया, और इस एयरक्राफ्ट का नाम मदरशिप है, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई तक गया, और फिर स्पेसशिप उससे अलग हो गया, और फिर ध्वनि की 3 गुना स्पीड से वो आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में पहुंचा। तो इसका नाम याद रखना, वर्जिन गैलेक्टिक। अच्छा, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि लोग अंतरिक्ष को देखने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए वर्जिन गैलेक्टिक काम कर रहा है। ब्लू ओरिजिन, जो कि अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उनकी स्पेस कंपनी है। और इस तरह से एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, ये भी आजकल यही काम कर रही है कि लोगों को अंतरिक्ष में लेकर के जाए, उनको अंतरिक्ष दिखाए और पैसा कमाए। अच्छा, ये तो अंतरिक्ष में लेकर के जा रहे हैं। और अभी काफी चर्चा में एक न्यूज है, हर जगह आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि लोग समुद्र के अंदर गए। इस बार ऊपर नहीं गए, नीचे गए, समुद्र के नीचे गए। क्या लेने? टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। वैसे आप लोगों ने सब देखा ही होगा, सब पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रश्न है तो बता दूं उससे संबंधित। वहां पे आपको 2-3 बातें याद रखनी है बस। वो जिस सबमर्सिबल से, मतलब जिसमें वो बैठ करके गए थे, उसे सबमर्सिबल बोलते हैं। उस सबमर्सिबल का आपको नाम याद रखना है, क्या है? टाइटन है। और किस कंपनी का है वो? ओशियन गेट कंपनी का है। ये याद रख लेना, ठीक है? बाकी सब तो आपको पता ही है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी मैक्स का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा फ्रांस ने। तो अभी फ्रांस ने वी मैक्स का सफल परीक्षण किया है। ये क्या है? ये घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। और इसे कहां से लॉन्च किया? तो फ्रांस के पास में जो बिस्कन की खाड़ी है वहां से। और हाइपरसोनिक, कई बार आपने सुना होगा, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब क्या हो गया? जिसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड की 5 गुना से ज्यादा होती है, उसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। अच्छा, क्या हमारे पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो आंसर होगा नहीं है हमारे पास। लेकिन हमारे पास ब्रह्मोस है, और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रशिया ने मिलकर बनाया। वैसे रशिया के पास भी एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसको कहते हैं जिरकॉन। वैसे अभी आपको याद होगा, ईरान ने भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, उसका नाम है फतेह। और एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका नाम है हुआसोंग। हुआसोंग ये किसकी है? याद रखना, नॉर्थ कोरिया की। अच्छा, अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना और उत्तर देना। तो पहला प्रश्न पूछा था कि नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया? 1 जुलाई को। फिर आपसे पूछा फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक 100 है, टॉप पे अर्जेंटीना है। फिर पूछा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राजेंद्र सिंह धट्ट को। फिर आपसे पूछा सबसे बड़ा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन ये किसके द्वारा किया जाएगा? भारतीय वायुसेना के द्वारा, इस साल के अंत में किया जाएगा। और कहाँ पे? ये भी याद रखना, राजस्थान में। फिर आपसे पूछा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। ये भी साउथ कोरिया के बुसान में हुआ था, भारत ने ईरान को हराया।
फिर आपसे पूछा कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 के महान प्रवासियों की सूची आई है, उसमें शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? अजय बंगा है। फिर पूछा किसने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए मिश्रित रियलिटी फंड लॉन्च किया? मेटा ने। फिर पूछा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस यूनियन टेरिटरी में उच्च न्यायालय के नए परिसर की आधारशिला रखी? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर के रायका में। फिर पूछा भी केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए भी कौन सी योजना को मंजूरी दी? प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। और फिर पूछा था राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 28 जून को। गाइस देखो, वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, फेसबुक ग्रुप, तो वहाँ पे एक बार शेयर ज़रूर करना प्लीज़। बाकी क्विज आपके लिए बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी करे की एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। करे की एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में क्या पूछा था कि दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई है, नाम बताओ? तो आंसर होगा वंदे मेट्रो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।